इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में उपस्थित मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत सरकार के सीनियर ऑफिसर्स का मैं स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया में चल रहे घटनाक्रम पर भारत सरकार लगातार नज़र बनाए रखे है और इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के द्वारा आप सभी को सरकार के प्रयासों के बारे में हम लोग जानकारी देते रहे हैं। इस क्रम में मैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती अल्पना शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी के से रिलेटेड मैटर्स पर आपको जानकारी दें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार। इस इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं उर्वरक विभाग के से संबंधित आपको सूचना देना चाहूँगी कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक वल्नरेबल सिचुएशन है जिसको कि हमने बहुत स्ट्रेटेजिक वे में डील किया है। गल्फ रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर आवर कंट्री फॉर इम्पोर्ट ऑफ 20 to 30% यूरिया, 30% DAP, and also we get 50% of country's LNG imports from the region. Other key feedstocks such as ammonia, sulfur, sulfuric acid भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, जो कि प्रभावित है। इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट है उसमें काफ़ी उछाल आया है प्राइजेज में इन सभी चीज़ों में, और हमारी फ्रेट और रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ी है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इम्पैक्ट हुआ है, और जो हाल ही में MOPNG की नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें कि फर्टिलाइजर सेक्टर जो कि प्रायोरिटी नंबर 2 पे है, इससे हमारा यूरिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ, जिससे कि हमारा थोड़ा शुरू में हमारा जो प्रोडक्शन है थोड़ा इम्पैक्ट हुआ 30 से 35 हज़ार पर टन पर डे के हिसाब से। और इसी सिचुएशन के रहते जो हमारे जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो हमारी अपकमिंग खरीफ सीज़न की है वो 390 लाख टन है, जो कि हमें एग्रीकल्चर विभाग ने बताई है। इसके अगेंस्ट पिछले साल एक्चुअल सेल खरीफ में 361 लाख टन हुई थी। अभी हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ओवरऑल स्टॉक एज ऑन डेट दैट वी हैव इज 180 LMT, जो कि पिछले साल 147 लाख टन थे। तो हमारी इससे पता चल रहा है हमारी जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छी उसकी स्थिति है। अप्रैल और महीने के जो महीने हैं, अप्रैल और मई के जो महीने हैं उनमें हमारे लीन मंथ होता है एग्रीकल्चर का, और यूजुअली हम इसको स्टॉक बिल्डअप करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी को मद्देनज़र देखते हुए हमने काफ़ी इंपोर्ट्स लाइनअप ऑलरेडी कर दिए थे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में जो गैस सप्लाई है जो हमारी प्रभावित हुई थी 60% हो गई थी, जो धीरे धीरे बढ़ के 65 हुई और अब 80% तक हो गई है, जो कि हमने एम्पावर्ड पूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हमने स्पॉट बेसिस पे टेंडर किए और हमें हमारा अच्छा प्रोडक्शन 80% तक हो गया है सभी यूरिया यूनिट्स में। कोई भी यूरिया यूनिट जो इससे जो थोड़ी देर के लिए शटडाउन हुए भी थे, जो कि एनुअल शटडाउन होता है उनका, वो वापस उन सभी को गैस सप्लाई शुरू हो गई है। और जहाँ तक सल्फ़र या और इंटरमीडिएट की उपलब्धता है, हमारे विभाग ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को डायरेक्शंस दी है कि सल्फ़र या और इससे संबंधित कुछ भी इंटरमीडिएट है उसकी पूरी सप्लाई करें। इसी के साथ विभाग ने लॉन्ग टर्म टेंडर, ग्लोबल टेंडर से पहले ही हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज का एक हमारी एक्सरसाइज जो कि पिछले कुछ एक साल से चल रही है और तेज गति पे है। हमारे डिपार्टमेंट में एक टास्क ग्रुप सेटअप हुआ है जो कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी और पोटेंशियल सप्लाई सोर्सेज फॉर फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग यूरिया के बारे में हमें जानकारी दे रहा है समय समय पे। और मेजर जो हमारे सप्लायर्स हैं यूरिया, DAP, उन सब के साथ हम बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं, जिससे कि हमारे मेजर टेंडर्स के थ्रू या स्पॉट टेंडर्स के थ्रू या लॉन्ग टर्म सप्लाई के थ्रू हमारे पास मेजर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी रहे।
or efforts are being taken up to stabilize all the raw material supplies, including rock phosphate. Further, proactive measures are being taken to diversify our sourcing bases with other than the Gulf countries like Russia, Morocco, Australia, Indonesia, Malaysia, Jordan, Canada, Algeria, Egypt, and Togo, etc. विभाग इंडियन मिशंस के थ्रू सभी अपने वहाँ के इंडियन मिशन से कांटेक्ट में है फॉर ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्सेस, और जो हमारी शिप्स हैं उससे रिलेटेड भी हम इंडियन नेवी, डीजी शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के और एमईए के साथ हम लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर सेफ पैसेज ऑफ आवर शिप्स। और डिमांड साइड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टेट्स have been sensitized to prevent any panic regarding availability of fertilizer. We have sufficient stocks available. Honorable Minister for Chemical and Fertilizer has already spoken to major state governments, the agrarian states, in this regard. They have been sensitized by the issue. Today also we have had a discussion on this. We are keeping a strict watch on the diversion, black marketing and hoarding, etc. under the Essential Commodities Act in coordination with Department of Agriculture and Farmers Welfare. And the states have been encouraged to adopt innovations to manage the distributional efficiency. We are also encouraging the use of alternate fertilizers such as ammonium sulfate, triple superphosphate, single superphosphate, and fermented organic manure as well as nano products. So, as of today, we have adequate stock position, and the fertilizer, irrespective of the situation in the global market, urea and DAP are being made available to the farmers at the regulated price, that is rupees 266 for 45 kg bag of urea, and DAP at 1350 per bag for 50 kg bag. And I would further like to inform you that a contingency control room has been set up in the department to ensure continuous monitoring of the fertilizer availability, production, imports and movement in the wake of prevailing situation. Thank you. Over to you. Thank you, ma'am. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और गैस सप्लाई पे जानकारी दें। Over to you, ma'am. नमस्कार। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें, आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल और डीजल क्रय करें। नेचुरल गैस के संबंध में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ग्रिड पर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी 80% सप्लाईज इंश्योर की जा रही हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ को भी लिखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई मंत्रालयों ने भी
पीएनजी नेटवर्क को एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कई ऑर्डर जारी किए हैं, जैसे कि डीपीआईआईटी पैसो ने सारी एप्लीकेशंस को डिस्पोजल को एक्सपेडाइट करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। मॉर्थ ने भी इसी तरह का एक ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा डिफेंस ने भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज और यूनिट लाइंस में पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। भारत सरकार ने भी 24 मार्च को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं और इंश्योर की जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी, लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 4 लाख बुकिंग हुई, जिसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। कमर्शियल एलपीजी, आपको जैसे पता है, भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को की उपलब्धता लगभग 70% तक बढ़ा दी है और इसमें ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, इसके अलावा माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग पिछले 1 हफ्ते में इस ऑर्डर के इशू होने के बाद से लगभग 2,60,000 5 किलो के FTL सिलेंडर बेचे गए हैं और ये जो माइग्रेंट लेबर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कवर है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी लगभग 41,000 टन अपलिफ्ट किया गया है। केरोसिन के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि क्वार्टरली एलोकेशन के ऊपर लगभग 48,000 KL एडिशनल केरोसिन स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किया गया है। इस संबंध में 29 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है। ये खासकर उन स्टेट्स के लिए है जो अपने आप को केरोसिन फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं। वहाँ पर अगर केरोसिन की ज़रूरत हो तो कैसे वो दिया जाएगा, ये गजट नोटिफिकेशन इसी के संबंध में है। अब भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे कि दाम, जैसे ब्लैक मार्केटिंग की या होर्डिंग की, तो उस संबंध में मैं ये दोबारा से रिट्रेट करना चाहूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की एक बहुत अहम भूमिका है इन सारी माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए। और इनफैक्ट हमने स्टेट से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप कंट्रोल रूम सेटअप करें, डेली ब्रीफिंग करें। लगभग सभी स्टेट्स ने कंट्रोल रूम सेटअप कर लिए हैं और लगभग 16 स्टेट्स हैं जो प्रेस ब्रीफ भी रिलीज़ कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत लगभग कल 2,500 रेड डाली गई, जिसमें 2,000 सिलेंडर सीज किए गए। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एनफोर्समेंट को अभी भी कुछ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऑफिसर्स ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किए हैं और लगभग अभी तक 500 शो कॉज नोटिस भी दिए जा चुके हैं। अंत में आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है और इसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन को खरीदें। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे शिपिंग ऑपरेशंस के संबंध में जानकारी दें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। पर्शियन गल्फ में 18 भारतीय जहाज हैं इस वक्त और उसमें 485 इंडियन सीफेयर्स नाविक हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और पिछले 24
घंटे में कोई भी सामुद्रिक घटना की सूचना नहीं है। 28 तारीख की, पिछले 28 तारीख को 2 दिनों पहले हमारे 2 एलपीजी कैरियर्स BW टियर और BW एल्म, इन दोनों ने वो रास्ता सफ़र तय किया। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर किया और ये अब भारतीय पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हैं। पहला BW टियर कल, एक एस्टिमेटेड टाइप ऑफ अराइवल एक्चुअली टुमारोज डेट 31 को ये मुंबई पोर्ट पे रिपोर्ट करना चाहिए और BW टियर न्यू मैंगलोर में 1 अप्रैल को रिपोर्ट करना चाहिए। इन दोनों एलपीजी कैरियर्स में करीब 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, दोनों मिला करके। पिछले 24 घंटों में 8 नाविकों को सेफ्टी भारत वापस लाया गया है साइन ऑफ के बाद, और डीजीकॉम कंट्रोल रूम से 32 कॉल और 89 ईमेल्स जो प्राप्त हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी पोर्ट से, मेजर या नॉन मेजर पोर्ट से कोई कंजेशन या किसी प्रकार की बाधा रिपोर्टेड नहीं है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स ने भी कंफर्म किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी ने कंफर्म किया है कि उनके सारे पोर्ट्स स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, इंडियन मिशंस के साथ और मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जिससे कि भारतीय नाविकों का वेलफेयर और मैरीटाइम ऑपरेशंस अनइंटरप्टेड चले। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको जानकारी दें। ओवर टू यू। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री की अलग अलग दुनिया के राष्ट्रनेताओं से बातचीत हो रही है। इसी क्रम में 28 मार्च को प्रधानमंत्री की बातचीत सऊदी अरब के युवराज और वहाँ के प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उस पर बातें रखी अपनी। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले पर की निंदा की। दोनों नेताओं ने आज़ाद नौ परिवहन और जहाज के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने पर भी बातचीत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के युवराज को, वहाँ चूँकि हमारे बहुत बड़े भारतीय समुदाय रहता है, उसके देखभाल के लिए उनको धन्यवाद दिया। विशेष जानकारी हमारे कॉलीग देंगे। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम महाजन जी से अनुरोध करूंगी कि वे गल्फ रीजन से जुड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट पे आपको जानकारी दें। Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and West Asia region. The safety, security and welfare of the large Indian community in the region remains our utmost priority. Our dedicated special control room remains operational to assist Indian nationals and their families, and we continue to coordinate closely with state governments and union territories to share information and align our response efforts. Our missions and posts across the region are functioning round the clock, operating 24/7 helplines, issuing regular updated advisories and remaining actively engaged with the Indian community associations, organizations and Indian companies spread across the region. They remain in close contact with local governments. Our missions are proactively addressing issues and concerns being raised by Indian nationals, including facilitation for visas, consular services, facilitating transit through neighboring countries where there are airspace restrictions, and providing logistical support where required. Welfare of Indian students in the Gulf countries is being accorded high priority. Government is making every effort to see that students' academic year is not impacted. Our missions are in regular touch and are actively coordinating with the local authorities, Indian schools in the region, concerned boards, and National Testing Agency. CBSE has already notified assessment scheme for declaration of results of class 10 and 12 in the region.
Academic concerns, particularly those related to CBSE, ICSE, Kerala boards and JEE and NEET exams, are being addressed through regular outreach to parents and students. Particular attention is being given to the welfare of Indian seafarers. Our missions are in continuous contact with Indian crew members on vessels across the region to provide support, including extending consular assistance, facilitating communication with their families in India, and facilitating requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 550,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between India and UAE. Around 85 flights are expected to operate from UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remain closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel, from Egypt and Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. Yesterday, an Indian national unfortunately lost his life in an attack in Kuwait. We express our deepest condolences to the family of the deceased. Our mission in Kuwait is in touch with the family of the deceased and is coordinating closely with the local authorities to render all support and for early return of his mortal remains to India. 8 Indian nationals have unfortunately lost their lives and 1 Indian national remains missing in various incidents. Thank you. Thank you. Now we will take few questions from media. We'll start from this side. 262. मैम मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है 5 केजी के सिलेंडर को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये क्या जिस तरह की खबर आ रही है कि आप लोग पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है या फिर पहले से ये स्कीम थी, तो इसकी क्या स्थिति है? क्या ये मिल रहा है? ये योजना कब शुरू हुई थी? और अगर ये योजना पहले से है तो फिर ब्लैक में जो भरे जा रहे हैं 80% जो 5 केजी के सिलेंडर हैं ब्लैक में सिलेंडर से पलटी करके भरे जाते हैं इस तरह के, तो वो फिर कैसे चल रहे थे? तो क्या स्थिति है? क्या ये अभी मिल रहे हैं? पेट्रोल पंपों पर मिल रहे हैं? कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? पूरी जानकारी। थैंक यू। 4. Hi Sujata ma'am, there was a significant downward revision in the budget estimate for ISPRL last month. But in view of the prevailing situation, has the budget estimate been revised again and increased? 54. Sorry. And also, what are the LPG consumption figures for March? 54. Hi, Sukal from the Indian Express. I have a couple of questions for Sinha sir. Sir, now it's 18 Indian vessels that are in the Persian Gulf, and yeah. So I just wanted to understand, since 6 of the LPG tankers have already either arrived in India or 2 are on their way. What is the plan with regards to sending them back to lift more LPG cargoes? Because once the remaining ones also come, then essentially we won't have any LPG on Indian flagships coming from the Persian Gulf, right? So what is the plan in terms of sending more empty LPG tankers there to lift cargoes? And the other question is that so far, you've been sharing data on a daily basis with regards to the India flagged vessels in the Persian Gulf. But energy is a global trade, and energy supplies to India do not necessarily come on India flagged vessels. Is there an estimate with the government in terms of the number of foreign flagged vessels that are
stranded there but are carrying energy supplies for India. If you could share some data on that. Thank you. 142. पीछे. Yeah, Sujata ma'am, what is the currently what is the average days of delivery for LPG cylinder? Because there are many people are saying that they are getting cylinder only after 12-13 days. 67. This is Sandeep Das from Financial Express. This is for the Aparna ma'am. On the fertilizer part, you said that there is a 18 million tons of stock currently. Can you give the breakup and how you plan to increase to 39 million ton in next 2 months? Because our Kharif requirement is that. And my second one is that when is the next e-auction for spot buying of LNG is happening? 238. My question is also for fertilizer minister, ma'am. You said that now, as of now, all the fertilizer plants are getting gas, which are under maintenance. So how many plants were under maintenance, and how much production is happening, percentage wise? 76. Sir, one question for Jaiswal sir. Sir, there are reports of around 50,000 US Marines and SEALs landing in the Middle East as US weighs whether to mount a ground invasion. We have also seen hawkish statements from the Iranian side. Sir, India, as along with many global South countries, has been calling for de-escalation, and we saw the meeting between EAM and Secretary Rubio in France on Friday. So, sir, have India's concerns about further escalation or ground invasion being taken up? Sir, one question for Sinha, sir. Sir, we saw Houthis attacking Israeli sites for the first time on 20th February. How do you assess the impact of conflict widening around Bab el-Mandeb in terms of war risk premiums and overall logistic costs for India? 24. Yes, ma'am. My question is from MEA Ranveer sir. सर, ईरान से जो महान एयरलाइंस की आ रही थी भारत से कुछ रसद राहत सामान लेने के लिए, उसको उड़ा दिया गया. इस पे कुछ ज़्यादा डिटेल मिल पाएगा? पीछे उधर. 133. That's it. Ma'am, I'm Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. I have two questions. Firstly, how much losses are the OMCs still incurring on a daily basis, not under recovery but loss, even after the excise cut? And at rupees 14 per litre of petrol and rupees 20 per litre of diesel, what would be the tentative absolute loss per day? Ma'am. Thank you. So your question was about the breakup of the 180 LMT that we have in stock, if I understand it correct. Yes, the breakup of the 180 lakh ton that we have in stock. Urea we have 61.96 LMT, DAP is 23.38 LMT. NPK complexes, that is, we have 56.67 LMT in stock, SSP is 25.25 LMT, and the muriate of potash is 12.70 LMT. That is the stock which is currently available in our country. Then the second question was about the fertilizer plants that being the urea plants that are being supplied with gas. Some of the plants had taken the annual maintenance shutdown. So right now about 27 plants, they are getting gas, and the other plants which were under shutdown are in the startup mode. And as a result of which, the monthly production, which was previously about 24 LMT, is now 18. That is so, and every fortnight we are going in for EPMC spot gas purchases. Pardon? Okay. Yeah. Yes, we have, as I already told you, that besides how we are trying to boost up with our domestic production, we have tied up with already we have the yearly tie-up with our major source suppliers, and already we are in continuing dialogue with them. We are getting our shipments which are not through that particular region. These are through the Cape of Good Hope, that is from Russia and elsewhere, Morocco.
So we hope we'll be getting the raw material and other intermediates for our domestic production, as well as we'll be doing the OGL. Through OGL, we'll be procuring DAP and other NPKs. Thank you. पाँच किलो का FTL सिलेंडर के बारे में आपने पूछा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई सारे माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, माइग्रेंट हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अप्लाई किया और उनको कनेक्शन मिला। तो ऐसे लोग जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उनको सिलेंडर जैसे बाकी कंज्यूमर्स को मिल रहा है वैसे ही मिल रहा है, बट 300 रुपये एडिशनल सब्सिडी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे माइग्रेंट लेबर ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है। उन लोगों की सहायता के लिए, उन लोगों को गैस अवेलेबल कराने के लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। वो पहले भी 5 किलो का सिलेंडर लेते थे, अब भी वही 5 किलो का सिलेंडर उनको मिल रहा है, लेकिन उसको एक चैनलाइज कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट करके, ताकि वो ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट के अंदर वो डाइवर्ट ना हो। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। ये कोई योजना, देखिए उज्ज्वला योजना तो है, 5 kg तो कब से, मुझे लग रहा है पिछले 10 साल से ये, या उससे भी ज़्यादा से 5 किलो का सिलेंडर है, और ये सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होता है। तो जैसे बाकी 19 किलो वाला सिलेंडर बिकता है, वैसे ही ये भी बेचा जाता है। दिस इज नॉट अ न्यू स्कीम। लेकिन मेरा मैम ये सवाल है कि अभी भी जब से आप कह रहे 10 साल से शुरू हो रहा है, फिर भी ब्लैक में पहले भी 5 किलो का सिलेंडर मजदूर भरवाते रहे हैं, तो तब से आपकी मिनिस्ट्री को पता नहीं। देखिए, ब्लैक में भरवाते रहे हैं ये गलत बात है। मैं अपना सेंटेंस आई रिपीट इट वंस अगेन कि एक डोमेस्टिक एलपीजी होती है जैसे उज्ज्वला और बाकी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। इसके अलावा कमर्शियल के 19 kg के सिलेंडर्स हैं। उसके अलावा जो छोटे मतलब जैसे माइग्रेंट लेबर है या छोटा कोई अपना काम धंधा कर रहा है, उन लोगों के लिए 5 किलो का सिलेंडर का अवेलेबिलिटी हमेशा से रहा है। The second question was against the average time of delivery of cylinder. So पहले ये क्राइसिस से पहले हम लगभग 2 दिनों के अंदर ही डिलीवरी करते थे। अब क्योंकि पैनिक बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से डिलीवरी टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज ज़रूर हुआ है, लेकिन मतलब आप ये माने 4 से 5 दिन के अंदर ये डिलीवरी अब हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि with the time this will further improve and will come back to 2 days. उसके अलावा ISPRL के बारे में आपने पूछा, so whenever the appropriate decision will be taken, will be informed. As far as the LPG consumption figures are concerned, they will come at the end of the month. And losses to OMCs, loss or profit, it depends on their procurement price, at the price at which, the real price at which the company is procuring. And right now I cannot comment on this, it will come in their financial statements. Thank you. जो आपके 2 सवाल थे कि वापस कब जहाज को पर्शियन गल्फ में भेजेंगे फॉर कैरिंग कार्गो, एंड ऑल्सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज अबाउट फॉरेन फ्लैग्स in PG in Persian Gulf carrying Indian cargo. जो हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारे पास जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए जहाँ भी लोडेड वेसल्स हैं, इंडियन फ्लैग के वेसल्स हैं, उनको हम पहले भारतवर्ष वापस लाएं, सेफली यहाँ लाएं, उनके कार्गो को उतारें और सप्लाई कराएं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए वापस भेजने की स्टेज पे हम We are yet to reach that stage where we start sending back. इसी क्रम में जो आपका दूसरा सवाल है कि कितने फॉरेन फ्लैग्स पे इंडियन कार्गो है एनर्जी रिलेटेड, इसमें एलपीजी की पर्शियन गल्फ एरिया में 3 वेसल्स हैं एलपीजी कैरी कर रही हैं, दे आर ऑफ फॉरेन फ्लैग्स,
देन क्रूड की हैं 4, देर ऑल अगेन फॉरेन फ्लैग्स। LNG की 3 हैं, ऑल आर फॉरेन फ्लैग्स, बट दे ऑल कैरिंग कार्गो बाउंड फॉर इंडिया। तो पहली प्राथमिकता जैसे मैंने बताया कि जो भारतीय ध्वज वाले जहाज हैं और जिसमें भारतीय कार्गो है उसको हम सेफली भारत लाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने बोला दैट वी आर येट टू रीच द स्टेज वेयर वी स्टार्ट सेंडिंग बैक द वेसल्स फॉर कैरिंग कार्गो। जो प्रश्न था हूथी अफेक्टेड एरिया का क्या वाइडन होगा और उससे एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। जो अफेक्टेड एरिया है वो केवल होर्मुज का स्ट्रेट नहीं है, उसके बाहर के भी जो एरिया है वो भी HRA में आते हैं, हाई रिस्क एरिया। और चूंकि कॉमर्शियल मैटर है कि कितना प्रीमियम चार्ज होता है, या नॉर्मल कोर्स में जो हमने देखा है ये लगभग 0.04% होता है ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द शिप नॉर्मल टाइम्स में, बट इन वॉर टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड। एंड one figure that I know, but this may vary from case to case, it was 0.7%, and there could be even higher. So, and this again, as I said, it is not confined to Hormuz Strait. Even if you come out of Hormuz Strait and move towards Gulf of Oman, even if you hug the coast of UAE, even that area is also counted in the HRA. Similarly, if you go to the southern part of the Gulf area, which is the Gulf of Aden, जो हूथी अफेक्टेड एरिया आप कह रहे हैं, उसमें भी जो मूवमेंट होता है शिप्स का, उसमें भी HRA में ये अभी HRA तो का पार्ट नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली प्रीमियम्स मस्ट बी हायर। उसकी फिगर्स मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट फिगर क्या। बेसिकली इट्स अ कमर्शियल थिंग। बट इस क्रम में ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि इन सब ग्लोबल शिपिंग को ध्यान में रखते हुए इंडिया की शिपिंग बहुत ग्रो कर रही है, हमारा विजन बहुत बड़ा है, सरकार का विजन बहुत बड़ा है, इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए बहुत समर्थन है और हम बहुत डिपेंडेंट है एज अ कंट्री ऑन शिपिंग। 95% आवर एक्सिम ट्रेड डिपेंड्स ऑन मैरीटाइम सेक्टर in terms of volume, and in terms of value it is about 70% of the EXIM trade depends on this sector. So इसको बहुत विकसित करना, इसको बहुत बड़ा करना हमारा विजन है। इसलिए इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक पॉइंट जो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भारत PNI क्लब या वॉर रिस्क पूल पे काफ़ी सिंसियरली इस पे काम कर रही है। हम लोग उनके साथ हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में भी हो रहा है, जो हमसे इनपुट चाहिए होता हमने दिया है, तो इसी क्रम में वो चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। There, to answer your question, we are closely following developments in this ongoing conflict in West Asia. Having said that, we continue to call for restraint and de-escalation, at the same time emphasize on dialogue and diplomacy as an early end, as a means to an early end to this particular conflict. एक सवाल महान एयरलाइंस को लेके है। देखिए, इसके बारे में मैंने भी कुछ रिपोर्ट देखी है, अभी हाल ही घंटा 2 घंटा पहले आया है। मेरे पास इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि ये मसला महान एयर का है, ये घटना जो दुर्घटना हुई है या जो वहाँ हमला हुआ है ईरान की बात है, तो जो ईरानी प्रवक्ता हैं या अपने देश में यहाँ पर ईरान के राजदूतावास में, उनसे आप ये सवाल लेके जाएं तो बेहतर जानकारी मिल सकती है इस पर। नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, है ना। इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप उनसे बात करें। ये बातें चल रही है, उसमें कितना सही है क्या नहीं है वो तो वो बताएंगे ना।